गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। आज फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास। अभी तक हमारा जो आधुनिक इतिहास का है पुर्तगाली खत्म नहीं हुआ है, तो आज पुर्तगाली के पतन भी आज समाप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं पुर्तगाली का आगमन ही है कि पुर्तगाली का आगमन किस तरीके से हुआ। तो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, मतलब पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था। पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला कौन था, तो फ्रांसिस दी अल्मेडा था। पहला कौन था? तो पहला जो है फ्रांसिस दी अल्मेडा था। फ्रांसिस दी अल्मेडा कब से कब तक रहा? तो फ्रांसिस दी अल्मेडा जो है 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा। उसी तरीके से यहाँ है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क कब से कब तक रहा? तो अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क को पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्या माना जा रहा है? तो व्यापारिक यानी पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का क्या माना जा रहा है? तो पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने किसने? तो अल्बुकर्क ने क्या किया? तो अल्बुकर्क ने इसने व्यवस्थित रूप से संगठित किया था। मतलब किसको? तो उस कंपनी को जो है, उस व्यापार को है व्यवस्थित रूप से संगठित किया, और संगठित करने के बाद कोचीन को मुख्यालय बना लिया। किसको? तो कोचीन को मुख्यालय बना लिया। किसको मुख्यालय बनाया? तो कोचीन को मुख्यालय बना लिया। नंबर दूसरी बात है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। बीजापुर से गोवा को किसने छीना? तो अल्बुकर्क ने। बीजापुर से गोवा को किसने छीना? तो बीजापुर से गोवा को अल्बुकर्क ने छीना, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। गोवा जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए अल्बुकर्क ने क्या किया कि बीजापुर से गोवा को ही छीन लिया था। उसके तीसरे गवर्नर हो जाते हैं नैनो डी कुन्हा। तीसरे गवर्नर क्या है? तो पुर्तगाली के गवर्नर में तीसरा गवर्नर कौन आता है? तो तीसरा गवर्नर है नैनो डी कुन्हा। नैनो डी कुन्हा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1529 ईस्वी से लेकर के 38 ईस्वी तक था। 1529 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक था। नैनो डी कुन्हा ने पहले जो मुख्यालय कहाँ थी? कोचीन में थी। तो कोचीन की जगह गोवा में स्थानांतरित कर दिया। मतलब अल्बुकर्क ने पुर्तगाली व्यापारियों का जो है मुख्यालय कहाँ बनाया? तो अल्बुकर्क ने कोचीन में बनाया। लेकिन बाद में जब नैनो डी कुन्हा यहाँ पहुंचा एक गवर्नर के रूप में, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, तब उन्होंने क्या किया कि कोचीन से अपने मुख्यालय को हटा करके और कहाँ बना दिया? तो गोवा में बना दिया। गोवा को स्थानांतरित कर दिया, यानी गोवा में स्थानांतरित किया व्यापारिक हितों के कारण ही। और ये नैनो डी कुन्हा जो है, उनको व्यापारिक हितों के कारण ही उन्होंने गुजरात राज्य के साथ लंबे समय तक क्या चला? संघर्ष चला। और ये लंबे समय तक संघर्ष किसका चला? तो पुर्तगालियों का संघर्ष चला। और किसके साथ चला? तो पुर्तगालियों का जो संघर्ष है वो किसके साथ? तो गुजरातियों के साथ, यानी गुजरात के साथ चला था। और यही इसके आगमन के कारण है। इसी तरीके से ये क्या आया? भारत आया। अब इसके पतन का कारण पढ़ेंगे कि इसका पतन क्यों हुआ, क्या रीजन थी इसके पतन होने का। अगला आज हमें देखना है पुर्तगालियों के पतन का कारण। पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? तो भारत में पुर्तगालियों की वाणिज्यवादी नीति सफल नहीं रही, क्योंकि उन्होंने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया था। सबसे बड़ा इसका कारण क्या था कि भारत में पुर्तगालियों की वाणिज्यवादी नीति सफल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया था। मतलब ये केवल व्यापार तो करते थे, लेकिन इन्होंने अपने देश में, यानी अपने राज्य में, जहां के लिए लोग व्यापार करते थे, वहां के लिए कोई खास काम नहीं किया था। वहां कैसी व्यवस्थाएं थी? तो वहां जो है कृषि और पशुचारी व्यवस्था ही जारी रही। मतलब वहां की व्यवस्था, जहां के ये लोग थे, मतलब पुर्तगाल के जिस राज्य से, जिस जगह से थे ये लोग, वहां पर इन्होंने बदलाव नहीं किया था। वहां पर आर्थिक बदलाव नहीं हुई थी। वहां पर वैसे ही व्यवस्था थी जिस तरीके से कृषि व्यवस्था या पशुचारी व्यवस्था। पुर्तगालियों ने स्वयं के एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। पुर्तगाली के पतन होने का दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि उसने केवल अपने आप को व्यापारिक मुनाफा तक ही सीमित रखा था, उससे आगे कुछ करने की इनकी व्यवस्थाएं नहीं थी।
सबसे पहली यानी दूसरी क्या है कि पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार यानी स्वयं के एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा था। तीसरी बात इनके पतन का है कि इनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों यानी कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, द्वीप, दमन, गोवा, तिमोर, मकाओ तक ही सीमित रहा। मतलब ये बहुत दूर तक नहीं फैले। ये कहाँ तक रह गए? तो इनका जो नियंत्रण है वो केवल उत्तरी अफ्रीका तक था। उत्तरी अफ्रीका के द्वीप, दमन, उसके बाद हमारे यहाँ गोवा, भारत के तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया था। इसका चौथा सबसे बड़ा कारण हो सकता है भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता। मतलब भारत के जो धार्मिक व्यवस्था है इनके अंदर भी इनका कुछ इंटरफेरेंस चलने लगा। मतलब भारत के अंदर जो है वो उनके धर्म को परिवर्तन करने का भी इनका कुछ रोल आने लगा। इसलिए भी यह इनके कारण का सबसे बड़ा इनके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो धार्मिक व्यवस्था है, अनेक धर्म के लोग मौजूद हैं। यहाँ के लोग अपने अपने धर्म को लेकर बहुत ही पॉसेसिव होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है पुर्तगाली यहाँ के धर्म को भी अस्त व्यस्त करना चाहा। यानी अपना धर्म इन लोगों ने क्या करना चाहा, तो अपना धर्म इन लोग अपनाने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिए थे और जबरदस्ती फोर्स करना शुरू किया। इसके कारण यह भी इसका एक कारण हो सकता है। अगला है उन्होंने डकैती, लूटमार अपनी नीति का भाग बनाया। मतलब इन्होंने अपनी नीतियां किससे बना ली, तो इन्होंने लूट मार करना शुरू कर दिया, डकैती करनी शुरू कर दी। अगला इसका कारण हो सकता है कि इन्होंने डच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है अगला कि इन्होंने डच के साथ और कई अन्य यूरोपीय कंपनियां थी जिसके साथ भी इनको संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल पढ़ेंगे डच के बारे में। आज पुर्तगाली का जो कारण है वो समाप्त हुआ, कल पढ़ेंगे डच के बारे में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।